तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्टों का एनालिसिस चल रहा है, जिसमें आप देखोगे पहले हम क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो बताएंगे। क्यों, क्या पता एग्जामिनर नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप देखोगे इसमें तो पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ, वो किसकी, वो मिल्खा सिंह की। लेकिन अगर इसने इससे पूछ लिया 1960 का जो ओलंपिक होता है वो कहाँ हुआ था, वो रोम ओलंपिक में होता। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे रोम ओलंपिक में जो 1960 में जो वो मैच हुआ था उसमें किस इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था, वो मिल्खा सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। अब उन्होंने पूछ लिया कि कौन सी रैंक हासिल की थी, दो जो थी हासिल। इसके अलावा अगर पूछ लिया इन्होंने, जो मिल्खा सिंह है उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, वो कब रिलीज हुई थी, तो 2013 में रिलीज हुई थी। अब उसने पूछ लिया उसका नाम क्या है, उसका नाम बाघ मिल्खा बाघ है। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा आपको जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें हम आपको 100% एनालिसिस बताएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ, यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ये अपने मिल्खा सिंह की है। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की है, ये मिल्खा सिंह की है। ये क्या है, एक धावक मतलब रनर है। ठीक है, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, जो मिल्खा सिंह है इन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें चौथा स्थान हासिल किया था। ठीक है, तथा इसके साथ इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी हुई है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग, जो 2013 में रिलीज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से। इसमें पूछा गया था चमफुली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है अपने उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है, अब ये उत्तराखंड में कहाँ किया जाता है वो आप देखो, तो यह मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे कि उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें आप देखोगे तो छोलिया हो गया, जोंडा, बोटिया और जुमेला, ये हो गया। ठीक है, ये मुख्य रूप से त्योहारों और मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, ये अपने राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब राजस्थान में कहाँ स्थित है वो भी आप देख लो। सांबर झील राजस्थान के जयपुर जिले में अजमेर और नागौर की सीमा के उपस्थित, मतलब ऐसा है कि ये तो हो गई अजमेर, ये हो गया नागौर, इसकी ये सीमा यहाँ पर स्थित है, इसका मतलब है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे कि ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, मतलब ये मीठे पानी की झील नहीं, खारे पानी की। ठीक है, ये झील रामसर साइड में होती है, उसमें 96 साइड शामिल है। उसमें ये कौन सी साइड में शामिल है, ये अंतर्देशीय महत्वपूर्ण जो आर्द्र वेटलैंड एरिया ना, उसी के अंदर ये उसमें भी शामिल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा गया था वंश के अंदर से, उसमें पूछा गया था कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये की गई अपने वसुदेव कर्ण के द्वारा की गई। अब ये वसुदेव कर्ण ने किस वंश को हरा के इसकी स्थापना की वो भी आप देख लो। तो वासुदेव ने अंतिम शुंग वंश, कौन था शुंग वंश, देवभूति को हटाकर कर्ण वंश की स्थापना की। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे जो कर्ण वंश लगभग 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा, मतलब इन्होंने 75 से 30, इसका मतलब आप अनुमान लगा लो कि 50 के 55 के लमसम इन्होंने अपना राज किया था। ठीक है, ये वंश शुंग वंश के बाद सत्ता में आया था। ठीक है, शुंग वंश को हरा के, तो शुंग वंश को हरा के सत्ता में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे खेल से रिलेटेड, मतलब इसमें पूछा गया था हैंडबॉल खिलाड़ी में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 1+6 का होता है। गोलकीपर एक होता है, बाकी 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर टोटल पूछ लिया तो वो होते हैं 7। ठीक है, इसमें हम देखोगे हैंडबॉल में कुल मिला के 7 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, जिनमें एक गोलकीपर और 6 अदर खिलाड़ी होते हैं। अदर का मतलब अन्य खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे कि हैंडबॉल का जो प्रत्येक जो भी मैच होता है ना, वो प्रत्येक 30 मिनट का होता है। मतलब टोटल टाइम पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे, 60 मिनट बोलोगे। जबकि आपसे पूछोगे प्रत्येक जो क्वार्टर होता है, मतलब 2 क्वार्टर होता है, एक तो 30 मिनट का एक क्वार्टर हो गया, उसके बाद वापस ब्रेक हो गया, उसके बाद वापस एक मैच हो गया, तो 30-30-60 और बीच में एक ब्रेक होता है। ठीक है, ये खेल ओलंपिक में भी शामिल है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वो पूछा गया था शहीद ए आलम के रूप से किसे जाना जाता है, मतलब शहीद ए आलम की जो उपाधि है किसको दी गई है, ये भगत सिंह को दी गई। अब भगत सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो आप। इसमें आप देखोगे भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारियों में शामिल थे, पता है ना आपको। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई, इसलिए 23 मार्च को क्या बनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी के अलावा
30 जनवरी को भी शहीद शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? उस टाइम गांधी जी को गोली लगी थी, मतलब शहीद दिवस को 2 बार मनाए जाते हैं, एक तो 23 मार्च को, ठीक है, इनको तीनों को मरने के बाद क्रांतिकारी, और एक 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वो पूछा गया था यू आर राव उपग्रह केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अपने बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसे इसरो के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब इंग्लिश फॉर्म में, ठीक है, का उपग्रह केंद्र है, ठीक है। इसका पूर्व नाम, मतलब पहले नाम क्या था इसरो का? सैटेलाइट सेंटर ISAC था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, करंट से पूछा गया था, इसमें पूछा गया नहीं, इसमें आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव, ये एक मेला है। मेला के मतलब यहाँ पर हो गया था, सभी अपने आम लाके दिखाते हैं, मतलब एक एग्जीबिशन नहीं होता है अपने, उसी की तरह है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये हमेशा ये दिल्ली में आयोजित होता है, ठीक है। इसमें देखिए ये कार्यक्रम आमतौर पर गर्मियों में जून जुलाई में आयोजित होता है, तभी तो आप देखते हो उसी टाइम तो आम आते हैं अपने, रसीले आम आम आम। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसमें भारत और विदेशों के सैकड़ों किस्मों के आम प्रदर्शित किए, मतलब अलग अलग जो वेरायटी होती है ना वो लेके आई थी, उसमें पता बताता है कि ये मतलब ये अच्छा रहा, मतलब जो एग्जीबिशन लगता है इसमें, ठीक है। इसको आप देखोगे, इसका आयोजन दिल्ली पर्यटन वह परिवहन विकास निगम DTDC द्वारा किया जाता है आयोजित, मतलब इसका मैं वापस एक बार समझाता हूँ जल्दी से, ठीक है। आम महोत्सव का एग्जीबिशन लगा, कहाँ लगा? दिल्ली में लगा। और अब कहाँ कब लगा? ये जून जुलाई में लगता है। क्यों? क्योंकि रसीले रसीले आम गर्मियों में खाने की इच्छा होती है, तभी तो आपके अंदर आम को जूस पी लिया यार, मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि गर्मी में आम का जूस मस्त लगता है। जून जुलाई हो गया। अब इसमें क्या होगा कि लोग क्या हो ना यार, बादाम आम चावे, मैंने केसरी आम चावे, मैंने नींबू छोटा वाला आम चावे, मैंने जूस बड़ा आम चावे, मतलब इसमें वेरायटी आ गई। तो वो वेरायटी कहाँ पता लगती है? वो ये एग्जीबिशन होता है, उसमें सब अपनी वेरायटी लेके आते हैं, उसमें पता लगता है ये वेरायटी और नई जनरेट की, ऐसे बोलो। और अब ये एग्जीबिशन कराता कौन है? ये DTDC कराता है, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से पूछा गया था, इसमें पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 कितना है? इसमें बाल लिंगानुपात वो पूछता है तो वो क्या होता है? 943 से भी वो नहीं पूछा गया, इसमें 0 से 6 बच्चों का पूछा गया था, तो वो गया है 919 है, ठीक है। 2001 में ये लिंगानुपात कितना था? 927 था, मतलब ये अभी बढ़ गई, बढ़ा है घटा? ये घट गया। इसमें कितना घटा? अपने 9 घट गया था, ठीक है। इसका मतलब 9 लड़कियां घट गई, ठीक है। लिंगानुपाति प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों की संख्या पर प्रदर्शित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेरे मेरे स्क्रिप्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो लिंगानुपात है वो कितने लोगों पर गिना जाता है? 100 पे गिना जाता है, 1000 पे गिना जाता है, 10,000 पे गिना जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको याद रखना है 1000 पे लिंगानुपात काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर, इसमें पूछा गया था जूमती या झूमर, जूमती भी लिखा हुआ सकता है, झूमर भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। भारत के किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? तो ये अपने झारखंड का। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, जूमती या झूमर छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय। छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये भी झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो अगर छोटा नागपुर क्षेत्र भी आवे तो भी झारखंड लगाना है, तो भी ये आंसर होगा और ये भी आंसर, दोनों सेम है, मतलब इस स्थान पे किया जाता है, लेकिन इसको ये फेमस नहीं है इसलिए इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह मुख्यतः फसल कटाई और त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है, मतलब जो अपने वो नहीं था हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई की टाइम पे या फिर कोई अवसर नहीं, जैसे होली त्योहार, इस टाइम पे ये गाया जाता है, ठीक है। झूमर नृत्य भी झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, ये जो नृत्य है ये झारखंड की मतलब जो कल्चर उसको नरेशन मतलब उसको बताता है। एक बार इसके शॉर्ट में वापस दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। झूमर झूमते आएगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो झारखंड लिखा हुआ है या फिर छोटा नागपुर पठार क्षेत्र होता है, इसमें होता है, लेकिन इस इसकी स्थान पे झारखंड बोला जाता है। कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पूछा जा सकता है आपसे, कब बनाया जाता है? तो या तो अवसरों पर या फिर फसल कटाई पे, ये हो गया। अब पूछा जाएगा कि जो ये झूमर झूमती नृत्य है ये झारखंड की किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो ये झारखंड की सांस्कृतिक को चीज़ों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है। नहीं 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 नहीं, करंट से रिलेटेड पूछा गया था, लेकिन करंट में भी इसने किससे पूछा था पता है? साइंस से पूछा था। इसमें पूछा था पेरिस 2025 में फैला लीजियोनेफर्स प्रकोप किस बीमारी से संबंधित है? वो श्वसन रोग से संबंधित है। जैसे श्वसन रोग बोल दो या उसे निमोनिया बोल दो, अपन बोलते हैं निमोनिया में सांस लेने से प्रॉब्लम होती है, वो नहीं था ऐसा करता रहता है, उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, लीजियोनेफर्स जो रोग होता है ना, 21 जीवाणु से 21 बैक्टीरिया से होता है, ये होता है अपने लीजियोनेफेला नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है।
अब दूसरा देखोगे ये किसके कारण होता है, जो जो अपना दूषित जल होता है, खराब जल होता है, उसको पीने के कारण से होता है। तो इसमें मतलब ये दूषित जल की महीम बूंदे, जो छोटी छोटी बूंदे नहीं होती है, महीम जल की छोटी छोटी, उनके एरोसोल के माध्यम से होता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ को प्रभावित करता है, इसमें आप देखोगे ये फेफड़ों को गंभीर संक्रमण कर देता है, और ये बुजुर्गों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। एक बार वापस इसकी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इसमें देखोगे, मुझे बताओ श्वसन की बीमारी हमेशा कौन कौन सी होती है, बुढ़ो आदमी को होती है। ठीक है, बुढ़े आदमी की होती है तो वो जो पानी पीते हैं वो ध्यान नहीं रहता, वो गंदा पानी पी लेते हैं, तो गंदे दूषित पानी की महीम बूंदों से होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वो होता है ना शरीर का कल्चर, उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो हो गया इसके कारण। इसका बैक्टीरिया लीजियोनेफेल हो गया। गंभीर रूप से किसको होता है, बुजुर्ग होते हैं, भी तो खा 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 करते रहते हैं, जिसे निमोनिया या श्वसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अब शांति निकेतन की स्थापना कब की थी वो भी देख लो। शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने 1901 में की थी। कहाँ की थी? इन्होंने की थी पश्चिम बंगाल के बोलपुर में की थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया वो देख लो। 1921 में इन्होंने क्या किया था, विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप दिया, मतलब विश्व भारती विश्वविद्यालय का नाम दिया किसको? शांति निकेतन को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब ये देखो, ये पहले भारतीय है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बिना वारंट या मुकदमे के किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में रख दिया था? ये एक्ट 1919 का था। ठीक है, इस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, जिसमें आप देखोगे ना अपील ना दलील ना, मतलब किसी का कुछ नहीं सुनेंगे, डायरेक्ट उसको 2 वर्ष के लिए डाल देंगे। ये ऐसा कानून था। ठीक है, इसलिए तो आंदोलन इस टाइम पे खूब हुए थे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इस अधिनियम के तहत विरोध कहाँ होता है, देश भर में आंदोलन चल रहे थे। मैंने बता दिया था आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता ना 13 अप्रैल 1919 को, ये भी इसी के कारण हुआ था। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा गया था। मैंने बोला था ना, इसे काला कानून या बिना वकील या बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो आर्ट एंड कल्चर पूछा गया था। आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया था उससे, कुकी जो लोक नृत्य है, ठीक है, ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है नागालैंड में किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, जो कुकी नामक जनजाति भी है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये जाती है मणिपुर, असम, मिजोरम, इन सभी स्थानों पर ये कुकी नाम की जनजाति पाई जाती है। ये आप देखोगे कि ये जो आप देखोगे ना, ये इस तरफ का इलाका अपने भारत का, ये जो बना हुआ है ना भारत में, बताता हूँ, रुको ना आपको। ये अपना भारत हो गया ऐसे। ये इस तरह के क्षेत्र हो गए सारे, ठीक है, जिसमें आप देखोगे मणिपुर ये रहा, मणिपुर, असम ये रहा, मिजोरम ये रहा, ये इनका इलाका हो गया। ठीक है, ये मुख्य रूप से कहाँ गए, एक तो उत्सव में फेस्टिवल में किया जाता है, और ये पारंपरिक अवसरों पे किया जाता है। जिसको पारंपरिक अवसर हो गया ना, जैसे होली, दीपावली, जो पारंपरिक जो अवसर उन पे किया जाता है। ठीक है, नागालैंड को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, ये क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में जहाँ त्योहार होते हैं उसे उसे क्या कहते हैं, त्योहारों की भूमि। तो नागालैंड ऐसा एकमात्र स्टेट है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, ये जो मेरा ना, ये एंटोनियम में गलती से मेरा वो उस टाइप में प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसमें फ्रेजाइल, इसका एंटोनियम पूछा गया था। फ्रेजाइल का मतलब भंगुर, जो आसानी से टूट जाती है, तो इसका मतलब होगा रोबस्ट आ जाता है। रोबस्ट का मतलब होता है जो मतलब जो होता है ना वो मजबूत, उसका मतलब रोबस्ट होता है। ठीक है, ये बता रहा क्या मतलब, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, आसानी से टूटने वाला, और रोबस्ट का होता है मजबूत और टिकाऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? तो गाँवों की अपनी संख्या है 6,40,930 है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, भारत की जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्ष में काउंट की जाती है। आप देखोगे कि इसका कारण मैं बता देता हूँ। 1872 इसमें मेयो का काल आया था, उसमें हमेशा जो जनसंख्या होती है हमेशा होती थी, प्रत्येक ईयर हर वर्ष में होती थी। लेकिन 1881 में रिपन का काल आया, तो उसने 10 की मतलब जनगणना स्टार्ट की, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। ठीक है, 2000 की जो जनगणना, 2011 की जनगणना में 15वीं है जनगणना। जबकि आप देखोगे कि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं है, जिसमें आप स्वतंत्र भारत की कब हुई थी, ये हुई थी 1951 में होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भारत की लगभग 65 से 70% जो आबादी जो कहाँ रहती है, वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपने कैलियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, अब कैलियोग्राफी शब्द कहाँ से आया, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। कैलियोग्राफी जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा का है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सुंदर लेखन होता है। ठीक है,
इसका प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में कहाँ किया जाता है? जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, निमंत्रण पत्रों, कला, इनका जो रूपांतरण होता है ना, जो लेखनी, उसके लिए कैलीग्राफी शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में फारसी और उर्दू लिपि में कैलीग्राफी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने साइंस से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, जब गिलास में ठंडा पानी रखा जाता है तो बाहर पानी की बूंदें जम जाती है, ये क्यों जमती है? ये संघनन के कारण जमती है। आप देखो कि जैसे पानी की बोतल में बताता हूँ, ये आप देखो कि पानी की बोतल है, तो जैसे ठंडा ठंडा पानी पड़ जाए तो यहाँ पर बाहर देखोगे आप, यहाँ पर जो पानी की ओस की तरह बूंदें जम जाती है। ये क्यों जमती है? ये संघनन के कारण जमती है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो कि हवा में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह से संपर्क में आकर द्रव में बदल जाती है। क्योंकि जो मैं बताता हूँ इसका मतलब है, जो अगर हवा आ रही है तो वो गर्म हवा है, जब गर्म कुछ ठंडे के पास आएगा तो दोनों के वो जो होता है ना, जो बर्फ है वो पिघल जाता है, तो बाहर जो होता है ना वो ओस की तरह दिखता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में बादल और ओस का निर्माण भी होता है। जो बादल नहीं होते, बादल और ओस का नहीं होता सर्दियों में, उसका निर्माण भी इसी क्रिया के कारण होता है तथा ये भौतिक परिवर्तन, इसके द्वारा वापस अपन उसको उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे, कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे CMAL के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई थी? ये होती है अपने 1973 में हुई थी। अब 1973 में कौन सी तारीख को हुई थी वो देख लो आप। CMAL की स्थापना 1 मई 1973 में हुई थी। कभी 1 मई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाद में 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे CIL का गठन किया गया, मतलब इसको चेंज से जो CMAL है ना, इसके बाद CIL का लिमिटेड, तो इसका मतलब सी का मतलब कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड विश्व में भारत की सबसे बड़ी कोल उत्पादन कंपनियों में से एक है। जो कोयले की जो उत्पादन और प्रोडक्शन करते हैं उसमें CIL कंपनी सबसे सर्वाधिक मात्रा में करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। करती है। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे हम देखेंगे SSC के सभी एग्जाम्स का जो एग्जाम रिव्यू दिखाएंगे। इसके अलावा जो ग्रुप डी की सभी शिफ्टों का, NTPC की शिफ्ट हो गई, जैसे SSGDO की सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको 100% मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी धांधली नहीं दिखेगी। पहले आंसर बताया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है। क्या पता उससे आपको क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।